नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। इसी के साथ बलरामपुर की गैसेंडी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि पोलिंग बूथ की कतार में जितने भी वोटर्स होंगे वह सभी मताधिकार का प्रयोग करने के हकदार रहेंगे। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीपुर और भदोई ये 14 सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक मतदान का जो प्रतिशत है वह 37.23% रहा। वही बात अगर इलाहाबाद की जाए तो इलाहाबाद में 34.06% रहा। इसी के साथ अंबेडकर नगर में 41% रहा, तो वहीं आजमगढ़ में 48% मतदान प्रक्रिया रही है। वहीं बस्ती पर नजर डाली जाए तो 40.07% रहा है। इसी के साथ भदोई में 35.82%, बात डुमरियागंज की करें तो 37.64% मतदान प्रक्रिया रही है यहां पर। और इसी के साथ जौनपुर में 37.41% और लालगंज में 38.12%, मछलीपुर 37.36%, फूलपुर 33.05% और प्रतापगढ़ में 36.01% और संत कबीर नगर में 36% रहा है और श्रावस्ती में 36.74% मतदान प्रतिशत रहा और सुल्तानपुर में 38.42% रहा। अरे काम के लिए चुन रही है, विकास के लिए चुन रही है और उनका जो फैक्टर था वो यहाँ टूट चुका है। वो सिर्फ चुनाव में आते हैं, जीते या हारे भाग जाते हैं। गुड्डू जमाली कोई फैक्टर है समाजवादी पार्टी को उन्हें लाना पड़ा अपनी तरफ? वो देखिए क्या है कि गुड्डू जमाली को आगे करके और दुर्गा यादव जी को धक्का देते हैं मंच पे, उनको अपमानित करते हैं, तो पूरा आजमगढ़, पूरा पूर्वांचल ये कह रहा है कि यादवों को कब तक अपमानित करेंगे आप। और जब इसी आजमगढ़ से हार के जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आजमगढ़ के यादव, पूर्वांचल के यादव अपने दम पे जीत के और सदन जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की 79 जीत चुके हैं और हो सकता है 7वां चरण आते आते 80 भी जीते हैं। 79 में सपा कितनी जीत रही है? हमारा पूरा अलायंस है भाई। सपा 62 लड़ रही है तो सपा 62 जीत रही है। नहीं हो सकता है और भी बड़ी पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, देश के अलग अलग प्रांतों में। हम लोग तो यूपी में लड़ रहे हैं केवल। वोट डालना इस लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पर्व पर हमारा अधिकार भी है, हमारा कर्तव्य भी है। और चूंकि मैं फूलपुर लोकसभा का मतदाता भी हूं और शहर उत्तरी का मतदाता भी हूं, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी, अपने पुत्र और अपनी पुत्रवधू के साथ 5 मतदाता हैं, सभी 5 लोग आकर के मतदान किए हैं और सबसे अपील भी करते हैं सब लोग परिवार सहित जिनका मतदाता सूची में नाम है और उनको मताधिकार मिल चुका, मत देने का अधिकार मिल चुका है, वो वोट डालने जरूर निकले। और बहुत अच्छा माहौल है इस गर्मी के बावजूद। मेरे मतदाता भाई बहन अपनी पूरी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और वोट डालने और जिस तरीके से आज सुबह से लगातार यूपी की सभी सीटों पर मतदान जारी है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरीके का रुझान रहने वाला है। राहुल जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, जिस तरीके से 2019 में बीजेपी ने एक अलग ही तरीके का प्रदर्शन किया था, क्या इस बार दोबारा से बीजेपी अपना उसी तरह से परचम इन 14 सीटों पर लहरा पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने जा रही है जी। और आपको कि तीसरी बार भी सरकार के खिलाफ कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रही है जी। और लोगों के अंदर जो उत्साह है, जो लोगों के अंदर जो एक अलग प्रकार की निर्णय लेने की जो क्षमता जागी है, जिससे ये नजर आ रहा है कि लोग कैसे
मजबूत सरकार चुनने के लिए अपना लोकतंत्र में योगदान दे रहे हैं। देखिए, इतनी भीषण गर्मी भी पड़ रही है, फिर भी अगर लोगों में, बिहार और यूपी के लोगों में ये उत्सुकता है और ये हौसला बरकरार है अभी तक, तो इसका मतलब ये है कि निश्चय ही कुछ बहुत शानदार और बहुत बेहतर होने जा रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी लोगों को संबोधन करते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने बोला जिससे इस बात का प्रतीत होता है कि एक जो राष्ट्र का जो सेवक है वो कैसे अपने राष्ट्र के लोगों के हित के बारे में सोचता है। और जो यूपी का जो मसला है, खास करके 2 सीटों की, तो वो थोड़ी देर बाद पता चल भी जाएगा जब 4 तारीख को जब काउंटिंग शुरू होगी। तो जो शाही परिवार यूपी का है, खास करके जिसको अपनी अस्मत बचाने की फिक्र है, और उसका जिक्र वो करते नजर आएंगे 4 तारीख को। जी देखिए, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा के दौरान कहा है कि 5 चरणों में हमने 300 पार का आंकड़ा पार कर लिया है, तो वहीं आपको क्या लगता है कि 6वां और 7वां जो चरण है कितना महत्वपूर्ण रहने वाला, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज का जो 6वां चरण है उसमें किस तरीके से उसको लेते हैं आप? देखिए, जब बीजेपी सत्ता में आई थी तब से लगातार इसकी जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़ते गई है। आप जब जनसंघ के समय से बात कर लीजिए, हमारी प्रदर्शन हमेशा बेहतर होता गया है और लोगों के बीच में हमारी विश्वसनीयता स्थापित होती गई है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो आकलन कर रहे हैं कि हमने अब तक 300 के आंकड़े को पार कर लिया है, तो कहीं ना कहीं ये आकलन सही भी है, क्योंकि जो विपक्ष अपने आप को जो एक मजबूती के साथ अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था और जिसमें यही दावेदारी नहीं हो पाई थी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो जनता आज के दिन में जनता को पता है कि हमारा वोट कैसे किसी निर्णय को बदल सकता है और कैसे हम अपने आप को मजबूत करके एक मजबूत सरकार चुनकर दे सकते हैं। जो वादे और जो इरादे भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी 2014 से, या जो लगातार अपने मैनिफेस्टो में जिक्र करते आ गई है, उन इरादों पे पकड़ के साथ आ रखी है। क्योंकि अकड़ मैंने क्यों कहा और पकड़ की क्या बात है? देखिए, पकड़ ये कि हमें जो जनता के बीच में जो हमें पकड़ है, जो जनता के बीच में जो लोग हमें वोट देकर सिर्फ नेतृत्व सौंपने की कोशिश कर रहे हैं, उस पकड़ से जो अकड़ हमारी तय हुई है, जिसके तहत जो विदेशी ताकतें हैं जो हमारे देश को झुकाने की कोशिश करते थे, जो विदेशी ताकतें हैं जिससे भारत पहले डरा और सहमा हुआ रहता था कि आगे वो क्या करेगा हमारे लिए और हमको कितने सहिष्णुता का परिचय देना पड़ेगा, ये पुराने भारत में इस तरह की चीजें होती थी। लेकिन अब ये अकड़ उनके जेब में डाला जा चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बिना एंटी इनकम्बेंसी की सत्ता में बहुत मजबूती के साथ स्थापित होने जा रही है। देखिए राहुल जी, इस बीच जो है कई जगह से सपा के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो ईवीएम पर खराबी का आरोप लगा रहे हैं और तमाम तरीके की जो है बातें निकलकर सामने आ रही है। इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जौनपुर और अन्य ऐसी कई जगह है जहां पर ईवीएम खराबी को लेकर तमाम तरीके का बवाल भी देखने को मिला है। देखिए, चुनाव आयोग जब चुनाव को संपन्न कराते हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर ईवीएम अगर टेक्निकल रूप से खराब हो गया तो उसकी तुरंत व्यवस्था की जाए। और ये पूरे देश में होता रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी आती रहती है, लेकिन उससे वोटिंग कितने देर प्रभावित होती है, उसके बाद वोटिंग उतने देर के लिए आगे चलाई जाती है, ये भी एक सच्चाई है। और जो लोग ईवीएम का रोना लगा रखे हैं, जो लोग बार बार ईवीएम 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 कहते हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जहां वो जीतते हैं, जहां उनकी सरकार बनती है, वहां तो ये ईवीएम का रोना धोना नहीं करते हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाते हैं, कभी ये नहीं कहते हैं कि ईवीएम में सेटिंग क्या करा गया था, ईवीएम हैक कर लिया गया था। लेकिन ये जरूर बोलते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया गया था, ईवीएम में आप भले बटन दबा रहे हो झाड़ू पे, लेकिन वो जा रहा है कमल पे। इस तरह की लगातार बातें उठाते हैं आप। तो मैं आपको एक चीज जानकारी के लिए बता दूं कि झाड़ू, पंजा और साइकिल, सारी चीजें मंदिर के बाहर ही छोड़ दी जाती हैं और प्रभु के चरण में सिर्फ और सिर्फ फूल को अर्पित किया जाता है। तो ये जो लोकतंत्र की जो आस्था है और लोकतंत्र में जो तीसरी बार जो सरकार बनकर आने जा रही है, ये प्रभु पे चढ़ाया हुआ फूल ही होगा। देखिए, जिस तरीके से 14 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है,
बताया जाता है कि यह जातीय समीकरण बहुत अहम मुद्दा है, तो क्या लगता है कि बीजेपी इस बार इन सभी मुद्दों पर निकल पाई है आगे? जातीय समीकरण बहुत ज्यादा अहम रोल रखती है। देखिए, जब आपका जन्म होता है ना, मैं आपकी ही बात करता हूँ या देश के हर एक परिवार की बात करता हूँ, तो जब आप इंसान योनि में जब आपका जन्म होता है तो वो आपकी समाज के अंदर किसी जात में आते हैं और जात होने के बाद ही एक समाज तैयार किया जाता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी अपनी राजनीति करती है उस समय जो ये कहते थे कि हम एमओएस समीकरण की सरकार बनाते हैं, हम एमओएस समीकरण को साध के चलते हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी से सीखना पड़ा। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान के ऊपर उनको भी टिकट बांटने में इस तरह के ख्याल को रखना पड़ा। यानी आज में जो एक पॉजिटिविटी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाई गई है उसका व्यवहार देखने को आपको मिल रहा है हमारे विपक्षी खेमे में। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान अगर हम करेंगे तभी जाकर हम हर एक जाति हर एक जाति की अगर हम बात कर ले तो हर एक जाति का सम्मान हम कर पाएंगे और उसके तहत हम एक मजबूत सरकार और एक बुनियादी सरकार जिसकी अपनी खुद की मजबूत हो, जिसकी अपनी खुद की नींव हो, वो हम चुन सकेंगे। देखिए राहुल जी, हमारे साथ जो है फोन लाइन पर गंगाराम जी भी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। गंगाराम जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, जिस तरीके से आज वोटिंग हो रही है, क्या लगता है कितनी सीटें आने वाली हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और लगभग आज छठे चरण का 57-58 जगहों का मतदान है और ये लोग क्या कर रहे हैं कि पूरी तरीके से एक तानाशाही लाना चाह रहे हैं पूरी तरीके से जी। जैसे कि आज की हम आपको घटना बताएं, उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हमारे जी, उनको नजरबंद कर दिया गया। वो मतलब अपने बूथों पे भी नहीं जा सकते हैं जी, पुलिस प्रशासन द्वारा उनको वहां से भेज दिया गया है। वो ना ही उनको बूथ पे जा सकते हैं वो, और उनके जो भी कार्यकर्ता हैं उनको भी परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है जी। तो इस तरीके से बताना चाहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं कि जब जनप्रतिनिधियों का इस तरीके से शोषण कर रहे हैं ये लोग, तो आम जनमानस का आप समझ सकते हैं किस तरीके से लोग क्या करते हैं। देखिए, आज इन्होंने माहौल जो बना रखा है कि युवा नौकरी नहीं मांग सकता। जैसे ही युवा अपनी नौकरी मांगने जाता है ये लोग लाठियों की बरसात शुरू कर देते हैं, बौछार शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश राजधानी में लखनऊ में कई बार ऐसा हुआ है और देखा भी गया है कि इन्होंने युवाओं के ऊपर लाठियां चार्ज की हैं। वहीं किसान अपना जब हक अधिकार मांगते हैं, जब किसान अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो ये लोग उन पे आंसू गोले छोड़ते हैं, उन पे लाठियां बरसाते हैं। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में इन्होंने अपने जो किसानों के नेता कहे जाने वाले जयंत चौधरी जी को अपने पक्ष में ले लिया है। उस दौरान तो जयंत चौधरी जी ने भी लाठियां खाई हैं और लाठियां अपने किसान अधिकार के लिए। तो इस देश के अंदर मैं वही कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से हमेशा भटकी है। कोई मुद्दा जनता ने ये चाहा था कि अच्छे दिन के जो वादे किए थे, अच्छे दिन के वादों के साथ महंगाई का कम करेंगे, पेट्रोल के दाम हम कम करेंगे, रोजगार हम देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। इन मुद्दों के लिए लोग आए थे, इनके मुद्दे जमीनी पे कहीं नहीं उतर रहे हैं। तो आज की डेट में अब ये लोग क्या है कि है और जनता के अंदर आक्रोश है और जनता पूर्ण बहुमत से ये समझे कि पूरा बदलाव की ओर झुक गई है। तो अब ये लोग वादा करते हैं 400। क्या लगता है 14 में से कितनी सीटें? गंगाराम जी, 14 में से कितनी सीटें आज के छठे चरण के चुनाव में? जैसा कि 2019 का मैं आपको बता दूं कि 2019 में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था इन 14 सीटों पर बीजेपी ने, तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें? देखिए, हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये 14 की 14 सीटें ये इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं जी। क्यों? क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि उत्तर सबसे ज्यादा अगर शोषण किया जा रहा है किसानों का, युवाओं का,
और तो सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, क्योंकि भारत का बड़ा सूबा है ये राज्य हमारा यहाँ पर। और दिल्ली के अंदर भी आप देखिए कि दिल्ली के अंदर भी जिस तरीके से हमारे क्या नाम कन्हैया कुमार जी है, आज चुनाव वहां भी है, तो दिल्ली के अंदर भी हम लोग सीट सातों जीतने जा रहे हैं। वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार पहले से ही है और हम लोग जीतने। उत्तर प्रदेश में भी हम लोग क्या नाम 14 सीटें जीतने जा रहे हैं। और हम लोग सरकार 4 जून को बनाने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन क्या नाम सरकार बना रहा है। राहुल जी क्या कुछ सरकार जी बिल्कुल, गंगाराम जी मैं राहुल जी के पास जाना चाहूंगी। राहुल जी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कह रहे हैं गंगाराम जी की 14 में 14 सीटें आ रही है उनके पास। देखिए, अगर इसको आसान शब्दों में समझाया जाए तो ये कहा जा सकता है जंगल में नाचा मोर देखा किसने, न 9 मुगल होगा न राधा नाचेगी वाली बात है। और ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो ये लोग देख रहे हैं, देखना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर विपक्ष इन सब बातों को नहीं करेगा तो फिर इनको कोई क्यों इनके कार्यकर्ता क्यों इनका साथ देंगे, इसलिए ये बात कहना चाहिए इनको। और जहां तक प्रश्न उठता है 4 जून का, तो मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले 4 जून को हम सब साथ होंगे, हम बैठेंगे, बातें करेंगे। जो व्यक्ति अपने आप को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश कर रहा हो और जो जहां से जीतता हो, वो अपनी गढ़ को छोड़कर अपनी विरासत, अपनी गढ़ को छोड़कर अपनी माँ की विरासत के पास चला जाए और जो 2 से लड़े। राहुल जी आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। आपके ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है? जी राहुल जी बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि जो व्यक्ति जी अपनी विरासत को छोड़कर अपनी माँ के गढ़ में चला जाए और वहां जाकर अपने आप को ये बताए कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ एक बदलाव के लिए, यहीं पे पता चल जाता है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की क्या विचारधारा है। जी अगर ये वायनाड से जीतते हैं सपोज कीजिए, और ये जहां से लड़ रहे हैं अपनी माँ की कॉन्स्टिट्यूंसी से वहां से जीतते हैं, तो किसी एक को उनको छोड़ना होगा। जी क्या कहकर छोड़ेंगे? क्या जनता ठगा महसूस नहीं करेगी? और ये डर नहीं होता तो फिर इनको 2 जगह से लड़ने की आवश्यकता क्या थी? जी देखिए, जितने लोग आज बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारे कद्दावर नेताओं से मेरा एक ही अनुरोध है, खैर अब तो वक्त निकल गया, कि आप एक मोदी जी के खिलाफ लड़ लीजिए, वहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बनारस से लड़ लेते पर्चा भरकर, पता चल जाता कि किसमें कितना है दम। जी गंगाराम जी क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? जिस तरीके से राहुल आनंद जी कह रहे हैं कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। मैं सबसे पहले अपने भाई से कहना चाहता हूँ कि जी जो आज माँ के बेटे हैं, एक हमारे मोदी जी भी हैं, जिनको आज देश में पहले से प्रधानमंत्री होंगे, जिन्होंने अपनी 90 साल की माता को लाइन में लगा दिया। ये दिखावा है, ये सिर्फ दिखावा करते हैं, ये लोग करते नहीं है, ठीक है, ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, कुछ नहीं। 90 साल की माता को लाइन में लगा दिया, ये इनके संस्कार हैं, ठीक है। अब एक हमारे नेता है, एक बड़ी बात कहावत होती है ना कि एक पूत होता है, एक सपूत होता है, एक कपूत होता है, तो वही उनके हाल है। देखिए, एक अपनी लाज को छोड़कर, अपनी इज्जत को छोड़कर एक माँ की इज्जत को, अपने माँ की विरासत को संभालने गया है। ऐसे हमारे संस्कार हमारे नेताजी हैं, राहुल जी, जो अपनी इज्जत की, अपनी उसकी नहीं परवाह की, अपने माँ की विरासत की जाना इज्जत की है वहां पर, और माँ की विरासत को वहां पे संभाला जाके। इनकी तरह नहीं कि 90 साल की माता जी को लाइन पे लगा दिया है और वहां पर ये दिखावा कर रहे हैं। जो खत्म होते हैं उनके लिए हिंदू रीति रिवाज ये लोग बहुत फॉलो करते हैं, मानते हैं। जी खत्म होते हैं ये लोग, बाल तक नहीं मुड़वाते हैं, ये हिंदू रीति रिवाज है, इन्हें बताइए। तो ये लोग सिर्फ क्या नाम भाषण दे सकते हैं और क्या नाम कर, लेकिन कर नहीं सकते, लोग कभी नहीं किया इन लोगों ने। तो मैं दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, फिर मैं बात कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी 2000 में इनसे पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जब आए थे 2014 में, तो किन मुद्दों पे आए थे, क्या मुद्दे लेके आए थे? कि अच्छे दिन लाएंगे, था नहीं था इनके मुद्दे
कि हम 2 करोड़ रोजगार नौकरियां देंगे। आज का मुद्दा नहीं था। मैं शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करूंगा, किसानों की दोगुनी आय करूंगा, ये मुद्दे आज मैं वही कहना चाहता हूँ कि आज 2024 में जब नरेंद्र मोदी जी वहां से क्या नाम जनता से वोट मांगने जाते हैं, लड़ने जाते हैं, तो क्या उन मुद्दों को ये बात करते हैं? क्या उन मुद्दों के लिए आज कहते हैं? या पेट्रोल के दाम इन्होंने कहा था कि जो हम 40-45 रुपए में ला देंगे, 100 प्लस पेट्रोल के दाम कर दिए। दालें जो थी आज दालें जो 60-70 रुपए में थी वो 150-200 रुपए में चली गई हैं। जो गैस सिलेंडर हमारा 400-450 रुपए मिलता था वो आज 1100 रुपए में चला गया है। ये उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि देश ये चुनाव हवाई में लड़ते हैं। ये लोग गरीब जनता का दुख दर्द नहीं जानते। ये लोग जानते ही नहीं है। इन लोगों को अब ये बात करें कि मैं अनाज दे रहा हूँ, अगर बात करें तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये अनाज 2013 के अंतर्गत सोनिया मनमोहन जी की सरकार में ये पारित कर दिया गया था और चल गया। फिर वादा कर देगी वो सरकार कि हम ये 5 किलो पहले भी दिया था, अब मैं 10 किलो दूंगा। और क्यों दूंगा? क्योंकि इन लोगों ने देश के अंदर इतनी गरीबी कर दी है, रोजगार दिए नहीं है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कि आज वो नौबत आ गई है कि जो हमें देखने को नहीं मिलता था अपने आज वो देखने को मिलता है। आज महिलाएं भी हमारी क्या नाम ईंट धोने का, गिट्टी मोरम धोने का काम कर रही है लगातार। देश की आज स्थिति गिरती जा रही है लगातार। किसान, मजदूर, युवा परेशान है और ये लोग अपने 400 पार का नारा देंगे। हम भाई से पूछना चाहते हैं, आप 400 पार किस लिए लाना चाहते हैं? किसके लिए लाना चाहते हैं आप? ये बता दीजिए हमें, किसके लिए? आप गरीबों के लिए तो लाई नहीं है। गरीबों गंगाराम जी, मैं राहुल जी के पास जाना चाहूंगी, 1 मिनट जी। राहुल जी, गंगाराम जी कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों की बात नहीं करती, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बात के लिए आश्वस्त कर दूं जी कि जब हम सत्ता में आए थे तो हमने कहा था जरूर कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। यानी कि मैं बातें कहूंगा फिर इनकी बातें ये सुनना नहीं पसंद करेंगे क्योंकि ये रटा रटाया स्क्रिप्ट बोल रहे हैं जो लगातार कांग्रेसी बोलते रहते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे भाई को मेरे बातों से निराशा हो और उनको ये बात को पता करना पड़े कि भारतीय जनता पार्टी फिर अपने मुद्दे से भटक गई। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया कार्य कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अनुभव करने की बातें हैं। मैं इन्हीं की एक सरकार के गठबंधन के साथी का ही चर्चा कर देता हूं, तेजस्वी यादव जी बिहार की। जब नितिन गडकरी जी आए थे तो तेजस्वी यादव जी मंच से चिल्ला कर कह रहे थे कि सरकार से इतना सहयोग मिला, बहुत पैसा मिला, जिसे आरसीडी डिपार्टमेंट में एक अलग सी ऊर्जा मिली और हमने लगातार एक जो विकास के काम को करना था वो मैंने किया। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। देखिए, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी 370 राम मंदिर के ऊपर आई थी और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की बात कर आई थी। हमने सारी चीजों को किया। आपने क्या किया? आपने किया चौकीदार चोर है, जिसको आपकी जनता ने नकार दिया। और ये पुरानी बातें कर रहे हैं जिसके ऊपर हमने 2019 में सरकार बना ली, फिर उसी बात पे ये जा रहे हैं वापस। यानी कि इन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया समय के साथ। जिस तरह राहुल गांधी जी की भी यही स्थिति रही है। और जो लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली जो लड़की है वो आजकल अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। वो कहीं दिखती ही नहीं है, आती ही नहीं है कहीं। उनको वही राज्य दिखता है जहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो अपने विरासत पे कभी चर्चा नहीं करती। देखिए, मैं बिल्कुल गंगाराम जी के बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल कर, जैसा कि ये सुनना पसंद करते हैं, 370 खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल कर हमारे देश की आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है, जो इनके समय में 10वें नंबर पे थी, उसको 5वें नंबर पे ला दी। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल कर जो तानाशाह हमारे देश के ऊपर नजर उठाते थे उनकी कमर ढीली कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल कर 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स अपने देश के अंदर तैयार कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल कर संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए जिसकी तुष्टिकरण ये करते थे। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल कर, मैं बोलता चल रहा हूँ, सुनते चलिएगा। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल कर
अपने देश के युवाओं को सशक्त बना दिया। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल बोलकर कोरोना के वैक्सीन को पूरे विश्व में बांट दिया। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल बोलकर अपने राष्ट्र के विकास के लिए निरंतर कार्य करते रही। देखिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और जो ये बात कर रहे हैं ना कि किसान बैठे हैं, और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर जो ये जो चावल के, खास करके चावल के जो एमएसपी थे 2014 में जो 1310 थे, झूठ बोलकर 23-24 में 2183 कर दिए, यानी कि 67% की बढ़ोतरी कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर किसानों को ठग कर जो ये बोलना चाहते हैं कि 1400 रुपए गेहूं की एमएसपी हुआ करती थी 2013-14 में, आज 2275 है। जी राहुल जी, समय का अभाव है। मैं गंगाराम जी से लास्टली, जी गंगाराम जी बोलिए। उन्हीं की सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि चावल जो भूसा होता है हमारा, जी भूसा ज्यादा रेट में बिका है, और क्या हुआ है कि गेहूं चावल कम रेट में बिका हुआ। मैं मुझे बता देना चाहता हूँ कि इन्हीं की सरकार में ऐसा भी कभी हुआ है। दूसरा ये कहना चाहते कोरोना वैक्सीन कांग्रेस सरकार ने कभी भी ये इस तरीके से गिनाए नहीं है। तो पोलियो दिया यहाँ पर, ठीक है, कभी गिनाया, कभी टैग अपना लगाया। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ हल्का कोरोना वैक्सीन में अभी साइड पे आया है कि क्या नाम कितनी मौतें हो रही हैं उसी के हिसाब से। दूसरा बताना टीबी के टीके लगे, कभी क्या कांग्रेस ने उसका अपना लिया? कभी नहीं कांग्रेस ने अपना उसका हिस्सा लिया। आप जो है थोड़ा सा काम करते गुनगुनाते ज्यादा है, कुछ नहीं। फिर इन्होंने मुद्दे की बात नहीं की। मैं फिर इनसे कहना चाहता हूँ कि मुद्दों की बात करो भैया, मुद्दों की बात करो। किसानों को लिए अगर इन्होंने किया है तो किसान आंदोलन पर क्यों बैठे थे? 750 किसानों की जान क्यों चली गई? मैं इनसे फिर पूछना चाहता हूँ, 750 किसानों की जान क्यों चली गई? मैं फिर कहना चाहता हूँ इनसे, क्यों चली गई भैया, बता दीजिए। आप कौन थे वो लोग? आप कहीं खालिस्तानी लोग थे आप लोग। वही तो बात है कि अगर वहां पर कोई बैठ जाता है तो आप लोग उलट बैठ करते हैं। 370 से मुझे बता दीजिए गरीब किसान का या यहाँ के गरीब किसानों को क्या फायदा हुआ है? आप बता दीजिए 370 से हमें गरीब किसानों को क्या फायदा हुआ आपने यहाँ पे 370 हटाने से? इसका कोई जवाब है? आज बात आप बात करो। हम वही कहना कि देश में, यहाँ पर हमारे देश में गरीबों की बात करिए आप, किसानों की बात करिए आप, यहाँ पर बात करिए रोटी कपड़ा मकान की, इसकी आप बात करिए ना। ये आप किसान मुद्दे चले जाते हैं, इनकी बात नहीं करेंगे। ये मैं इन्हीं की बात करना चाहता हूँ। आज क्या है कि जो नरेगा कांग्रेस लाई थी, नरेगा जो कांग्रेस जो नरेगा लाई थी, इन लोगों ने दिहाड़ी तक मजदूरी नहीं बढ़ा पाई, उनकी मजदूरी तक नहीं बढ़ा पाई। ठीक है गंगाराम जी और राहुल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आज जो है 58 सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है, तो वहीं जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर तमाम तरीके के आरोप लगा रही हैं, साथ ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। फिलहाल तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।